Okay, so in the series of Shakespeare, so this is our next series, and I have given the name of this series Bye Bye Shakespeare. The title Bye Bye Shakespeare means इसके बाद से शेक्सपियर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2-3 बार ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। ये सब जैसे हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेक्सपियर। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश के लिए होते हैं, अदर स्टेट में होते हैं, झारखंड में होता है जेएसएससी ना, एमपी टेट वगैरह में भी शेक्सपियर। देखिए आप, शेक्सपियर के हर एग्ज़ाम में एक पूछता है। तो वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर से आपसे कहीं भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो शेक्सपियर जो हैं सभी को बेसिकली, जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंट हैं और जो न्यू एक्सपीरियंट, ओल्ड एक्सपीरियंट तो पता ही है कि विलियम शेक्सपियर का 1564 टू 16 का जो है टाइम स्पैन है, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो हम। तो जैसा कि हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर जो है ना, इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर थे, ठीक है ना। और जैसे कि हमें पता भी है कि ये ही वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ओके। और इन्हें जो है इंग्लैंड में नेशनल पोइट एंड बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है ना। देखिए, जो इनके प्ले को लिखने के बारे में है कि 37, 38, 39 जो भी है ना, 37.5, 38.5, ठीक। तो वन सोनेट में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बट प्लेस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप 37, 30, 39 याद रखिए। ऑप्शन में आपको मोस्टली 37 ही देखने को मिलेगा, लेकिन सम टाइम में भी हो सकता है कि 37 ना मिले, तो आप 38 पर भी क्लिक कर सकते हैं, 39 पर भी क्लिक सकते हैं। कन्फ्यूजन की सिचुएशन में बुक्स में हमको कहीं कहीं मिलता है इसको जो है बुक्स में कि 37 लिखा है, 38 लिखा है, ओके। सोनेट्स के लिए कोई कन्फ्यूजेबल नहीं है कि इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, सोनेट के बारे में बताया है। उनके जो इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं वो मैंने कवर कर लिया है। इनके 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं ना, वीनस एंड एडोनिश, ओके, द रेप ऑफ लुक्रेसी। तो इनके जो है 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी है। तो मैंने कहा ना कि ही रोट 39 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, okay, and some few others uncertain authorship की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और फॉल्स, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिज birth. So he born and raised, okay, he born and raised in Stratford upon Avon, which is located in Warwickshire. So if we talk about his successful career, so in his successful career his time span was 1585 to 1592. In London, he started his career as an actor, then owner of playing company, which is the name of Lord Chamberlain's Men. लेटर बाद में इसे जो है किंग्समैन के नाम से ना, लेटर नोन एज अ किंग्समैन, ओके। सो किंग्समैन एंड लॉर्ड कैम्बरलैन मैन, डोंट कंफ्यूज regarding the name of this playing company, okay. Lord Chamberlain Men and Kingsman. तो लॉर्ड कैम्बरलैन मैन्स एंड किंग्समैन is the playing company in which Shakespeare has started his successful career as an actor, okay. Later in 1589 to 1613, Shakespeare produced his best work, okay.
In 1583 to 1589 to 1613 Shakespeare produced his best work. Okay. सो आपको ये दोनों डेट आपको याद है, 1585 to 1592 and 1589 to 1603. As an actor he started his career, and 1589 to 1613 he started his best, produced his best work. Okay, these two dates you have to already remember for exam point of view, and some other features are also important for you. Some other facts are also important for you. Okay, so जैसा कि हमें पता है कि लगभग 1608 तक ही wrote only tragedies. So you know very well about Shakespeare's tragedy, which is most famous among the readers: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Okay, तो ये डेट आपको याद रखनी, 1608 तक उसने केवल और केवल ट्रेजेडी ही लिखी थी. ओके, और इसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज का फाइनेस्ट वर्क माना जाता है. आप ये समझिए कि जो है सभी लोग इसे मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ट ना फाइनेस्ट वर्क है जो है, इसे माना जाता है. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा मतलब सारे लिखे हैं. उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इनके जो दो सहयोगी थे, इनके जो असिस्टेंट, मतलब इनके दोस्त असिस्टेंट जो भी आप कह लीजिए, वो जो था उन्होंने जिसमें से उनका जो है एक का नाम था हेमिंग और हेनरी कैंडेल. इन्होंने क्या किया कि इसके जो है फर्स्ट फोलियो में पहले मतलब कि आपको फर्स्ट फोलियो पूछता है तो ये फर्स्ट फोलियो उन्होंने पब्लिश किया है, जॉन हेमिंग एंड हेनरी कैंडेल ने. ठीक है, पब्लिश किया फर्स्ट फोलियो. और ये फर्स्ट फोलियो क्या था, ये फर्स्ट फोलियो क्या था कि मतलब कि जो फर्स्ट फोलियो था इसमें जो है शेक्सपियर के लगभग, मतलब आप ये कहिए कि 2-4 वर्क को छोड़कर लगभग इन्होंने इसमें जो है इन्होंने सारे जो है शेक्सपियर के आफ्टर डेथ ऑफ शेक्सपियर, आफ्टर डाइड ऑफ शेक्सपियर, हिज फ्रेंड्स पब्लिश्ड हिज ऑल वर्क at one place. Okay, keep all his work in one place. So शेक्सपियर के जितने भी ड्रामेटिक वर्क्स उसको जो है उसने फर्स्ट फोलियो में लगभग एक ही जगह पे रख दिया. ठीक है, एक ही जगह पे रख दिया. उसी को हम लोग फर्स्ट फोलियो कहते हैं, जिसमें उन्होंने सभी को रखा था. बस 2 वर्क उसने जो है, मतलब आप ये समझिए कि 37 में से 35 रखा, 2 छोड़ दिया, आप ऐसे समझ के चलिए. उसमें 2 वर्क उन्होंने उस फर्स्ट फोलियो में नहीं शामिल किया था. ये आपको नाम याद रखने हैं, एक पेरिक्लिस था और प्रिंस ऑफ टायर था. ठीक है, और द टू नोबल किंग्समैन है, एडवर्ड थर्ड है, कॉर्डेनियो एंड लव्स लेबर वॉन नॉट ईयर लॉस्ट. सो समटाइम्स जब अब बात आती है कि 37 या 38 प्ले की, तो आप ये समझिए कि एडवर्ड, ये कॉर्डेनियो एंड लव्स लेबर वॉन, ये 2 प्ले और थे, 37, 38, 39 जो भी है. ठीक, तो आपको याद रखना है पेरिक्लिस और प्रिंस ऑफ टायर, और पेरिक्लिस या प्रिंस ऑफ टायर और द टू नोबल किंग्समैन, ये 2 प्ले को छोड़कर उसने फर्स्ट फोलियो में शामिल था. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट फोलियो में, जो फर्स्ट फोलियो था उसमें शेक्सपियर के कौन से 2 प्ले इंक्लूड नहीं किए गए थे. तो आपको ये नाम याद रखना है, प्रिंस ऑफ टायर ना, और द टू नोबल किंग्समैन, पहला और दूसरा. ठीक, ये आपको याद रखना है. हाँ, एक बात और, जो आपने फेमस एक कोट्स पढ़ा होगा, शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ये आपने कोट्स आपको पता होगा. ठीक, तो ये जो कोट्स है ये बेन जॉनसन ने दिया है, सबको पता है, लेकिन किस में दिया है ये आप याद रखिएगा. जब फर्स्ट फोलियो का जब आप किताब पढ़ते हैं उसमें प्रीफेस लिखा होता है. ठीक है, तो जो प्रीफेस दिया था उस फर्स्ट फोलियो का, जो फर्स्ट फोलियो जो हेनरी कैंडेल और जॉन हेमिंग्स ने जो ये पब्लिश की थी, उस किताब को जो है, उस किताब का जो प्रीफेस था वो बेन जॉनसन ने लिखा था, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर का हेल किया था, शेक्सपियर का स्वागत किया था, वेलकम किया था. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट वॉल्यूम या फर्स्ट फोलियो का जो प्रीफेस था वो बेन जॉनसन की एक पोएम के साथ शुरुआत होता है, जिसको हम प्रीफेस करते हैं. उसमें जो उन्होंने शेक्सपियर को जो है, शेक्सपियर की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा था, ही इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ओके,
नेक्स्ट we move on to his other information. Okay, सो अदर इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं उनकी स्कूलिंग की. तो एज़ वी नो दैट ज़्यादा तो पढ़े लिखे थे नहीं वो, ठीक है. तो अगर उनकी स्कूलिंग की बात करें तो उनकी स्कूलिंग जो थी, एक सेकेंड, उनकी हम अगर स्कूलिंग की बात करें तो अगर उनकी स्कूलिंग की बात करें, ठीक है, तो उनकी अगर स्कूलिंग की बात करें तो उनके स्कूल का नाम था किंग्स न्यू स्कूल. किंग्स न्यू स्कूल विच इज़ लोकेटेड इन स्ट्रैटफोर्ड. ठीक, विच इज़ लोकेटेड इन स्ट्रैटफोर्ड. ठीक, फिर इन्होंने इनकी मैरिज, वो भी आपको याद रखनी, मैरिज उन्होंने जो है अपने 18 एज ऑफ 18 उनकी मैरिज हो गई थी. और जो जिनसे उनकी मैरिज हुई थी उनका नाम था एने हैथवे. ठीक है, हैथवे उनका नाम था ना. 1582 में इनकी मैरिज हुई थी. 1582 में इनकी मैरिज हुई थी एने हैथवे से, जो कि जो है उस समय 26 साल की थी. ठीक, आई मीन 26 ईयर की नहीं, 26 ईयर ओल्ड. ठीक है, 26 साल की एने हैथवे से हुआ था. ठीक है, उनके डबल. अच्छा, जो फर्स्ट बायोग्राफर है इनके, निकोलस रो. जो फर्स्ट बायोग्राफर इनके निकोलस रो हैं, वो फर्स्ट बायोग्राफर है. ठीक है, और जिन्होंने ऐसे ही मतलब कि ऐसा लिखा था कि जो है शेक्सपियर ने प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ा था ना, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए. और प्रोसिक्यूशन किस लिए स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो है एक डियर पोचिंग सीन, आपको हमने पहले बताया था, डियर पोचिंग ना, डियर मतलब जो हिरन चुराया था उन्होंने ना, थॉमस लूसी के बंगले से. थॉमस लूसी, नाम याद रखिएगा, थॉमस लूसी के बंगले से इन्होंने डियर पोचिंग किया था. और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए निकोलस रो का ऐसा मानना है, जो फर्स्ट बायोग्राफर है उनका ऐसा मानना है कि जो उससे बचने के लिए इन्होंने जो है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन को छोड़ दिया था. ठीक, और लंदन में सेटल हो गए थे, जहाँ से उनके जीवन की सही शुरुआत हुई. तो कहते हैं ना, कुछ अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा. ठीक, और तो एक चीज़ आपको और पता होगा, बहुत पूछा था एग्ज़ाम में, कि जो आपने सुना होगा रॉबर्ट ग्रीन का नाम. आपने सुना होगा. रॉबर्ट ग्रीन को जो अपना उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ग्रोट्स जो कि वर्थ ऑफ बिट में जो है बहुत ज़्यादा अटैक किया था शेक्सपियर पर. ठीक है ना, शेक्सपियर पे अटैक किया था उन्होंने. इसमें कहा था कि जो है इज़ एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स ना, जैसे टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड. ओके, सपोज ही इज़ एज वेल एबल टू बॉम्बेस्ट आउट अ ब्लैंक बर्ड्स एज द बेस्ट ऑफ यू, एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जॉन्स फैक्टम इज़ इन हिज ओन कंसीड द ओनली शेक्सपियर इन कंट्री. ओके, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ग्रीन ने जो है एन अप स्टार्ट क्रो कहा है. ठीक है, अन एब्स्ट्रैक्ट को शेक्सपियर को कहा है. समटाइम एग्जामिनर आस्क इन अदर, मतलब कि ऐसे ही पूछ सकता है कि ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, ये कोड भी अलग से पूछ सकता है. या समटाइम्स he also asked for giving you this types of quote, tigers hurt wrapped in a player's hide. सो ये आपको जो है एकदम याद करना है. 3 कोड, बस 3. एक एन ऐप स्टार्ट करो, ए ब्यूटिफाइड विथ अवर फीदर, एंड टाइगर्स हर्ट रैप्ड अ प्लेयर्स हाइड. ओके,
सो नेक्स्ट मूव ऑन हिज अ सेकेंड फोलियो। बात करते हैं उसके सेकेंड फोलियो पे। फर्स्ट फोलियो में हमने डिस्कस किया है कैसे जो है बेन जॉनसन ने जो है अपने प्रीफेस एक पोएम स्टार्ट विथ हिज पोएम ना, प्रीफेस स्टार्ट विथ ए पोएम बेन जॉनसन इन विच ही हेल्ड विलियम शेक्सपियर सेड दैट ही इज़ अ नॉट फॉर एनिज बट फॉर ऑल टाइम, ओके, विच इज़ आल्सो पब्लिश्ड बाई हेनरी हेमिंग्स और जॉन कैंडल जो भी है जॉन, ओके। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकेंड फोलियो। सेकेंड फोलियो भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। So in second folio is you can say 1632, okay, in 1630 through, लेकिन यहाँ याद रखें 1632 को 1623 से कंफ्यूज मत करना। 1632 जो है वो सेकेंड फोलियो का है और 1623 जो है वो फर्स्ट फोलियो है, ओके। तो फर्स्ट फोलियो की आपको बात पता है, याद रखिएगा। 2032 और 23 में डिफरेंस, और 1632 सेकेंड फोलियो है। सेकेंड फोलियो को जो है उनके जो फेलो एक्टर्स थे, फेलो एक्टर्स ना, एंड यू कैन से फ्रेंड्स ना, वही जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कंडल, इसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है डिफिनेटिव टेक्स्ट जो थे, सो दिस इज़ द फर्स्ट 1623 फर्स्ट फोलियो। जो सेकेंड फोलियो का पर्पज़ लिखने का वो था कि सेकेंड फोलियो को जो है वो भी जो है एक तरीके से 1632 में लिखा गया था, जो कलेक्टेड प्लेस थे शेक्सपियर को। इसे बहुत सारी जो फर्स्ट फोलियो में जो गलतियाँ हुई थी, जो फर्स्ट फोलियो में जो मिस्टेक्स हुई थी, उसको इसमें जो है इम्प्रूव किया गया, सुधार किया गया, ठीक है ना। बहुत सारे जो लैंग्वेज वगैरह की जो मिस्टेक्स थी वो सब को अपडेट किया गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए। सेकेंड फोलियो एक तरह से आप जो कहीं चेंजेस हुए, ठीक है ना। और एक इनके जो बिब्लियोग्राफर और बायोग्राफर ने कहा कि इसको जो फॉल्स फोलियो का करेक्शन भी कहा गया, ठीक है। और जिसमें से जो है मतलब कि अगर हम ये बात करें कि जो फर्स्ट फोलियो था, फर्स्ट फोलियो आपको बताया था कि जो उनके जो है शेक्सपियर के जो है बहुत सारे प्ले जो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड थे, दो को छोड़कर आपको यह सब याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर जब 23 अप्रैल 1660 को जब वो जो है पास आउट कर गए, और तो इनको इनके सम्मान में हमें ये बात जाननी चाहिए कि इनके सम्मान में जो यूनेस्को जो है, यूनेस्को, ठीक है, जो यूनेस्को है उसने जो है द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक, ठीक, अनाउंस किया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक जो है वो इस्टेब्लिश किया है, द इंटरनेशनल ऑफ द बुक, यूनेस्को ने इसको इनके ऑनर में, इनके सम्मान में, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म की ना, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, उसकी हम, ओके। सो criticism of Shakespeare. So in which we talk about Ben Jonson's criticism, Milton, Pepys, Dryden, Thomas Rhymer, Joseph Addison, Alexander Pope, Samuel Johnson, and Goethe, Lamb, Thomas De Quincey, Thomas Carlyle, Eliot, Bloom, and so much many more. Okay, so first we talk about बेन जॉनसन। सबको पता है कि he given very famous quote from for Shakespeare. He says for Shakespeare that he is not no, he was not of an age but for all time, ठीक। उन्होंने कहा है कि he was not of an age but for all,
Next critics we have John Milton. He wrote a sonnet titled he wrote a sonnet titled on Shakespeare. Later we have to discuss about John Milton's on Shakespeare, which is also important for our exam. Okay, so in 1630 he wrote on Shakespeare a sonnet, which is start with he says that what needs my Shakespeare for his honored bones? What needs my Shakespeare for his honored bones? And another line he said that the labor of an age in piled stones, the labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid. Okay, तो आपको ये सब याद रखना है. And another line he says that the another quotes he prays that dear son of memory, great heir of fame. Dear son of memory, great heir of fame. He Milton says in the sonnet, what needs thou such big witness of thy name? What needest thou such big witness of thy name? So, dear son of memory, great heir of fame, and the labors of an age in piled stone, or that his hallowed relics should be hid. Okay, and this is sonnet which is written by John Milton. He said that what needs my Shakespeare for his honor bones. Okay, so this is John Milton. Another critics we have Samuel Pepys. आपने सुना होगा नाम. Is famous for diary writing. Okay, he is famous for diary writing. In his diary he praised Shakespeare's Midsummer Night Dream. Praise Shakespeare's Midsummer Night Dream, in which he said that I had never seen before, nor shall ever again, for it is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life. Okay. Sorry, he didn't praise, but he criticized, or you can say that said A Midsummer Night Dream. He said that it is very insipid and buffoonery, और यू कैन से इन अदर वर्ड रिडिकुलस. वो कहता है कि मैंने ऐसा प्ले अपनी ज़िंदगी में देखा ना देखना चाहूँगा. ये चीज़ मतलब कि मेरी टेस्टलेस है, बेकार है, बेहुदा है. ठीक है. सो सैमुअल पेपेज ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम को बेहुदा और बेतुका बताया है, याद रखिएगा. एंड द राइटर्स वी हैव जॉन ड्राइडन. ओके, जॉन ड्राइडन. So in his essay of dramatic poesy, John Dryden said that he was a man who of
all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Okay, this is very important for exam point of view. Next we have Thomas Rhymer. Okay, in Thomas Rhymer, he attacked on the Shakespeare's tragedy Othello. I said that the moral sure of this fable is very instructive. The moral sure of this fable Othello is very instructive, and condemned Shakespeare's to mixed कॉमेडी एंड ट्रेजिडी. थॉमस राइमर ने कंडेम किया है शेक्सपियर को कि उसने कॉमेडी के साथ ट्रेजिडी मिक्स किया है, तो वो भी इसने. जोसेफ एडिसन की बात करते हैं, उसने क्रिटिक्स किया है कि शेक्सपियर मेड द पाथ फॉर अदर राइटर्स. ही सेड दैट शेक्सपियर मेड द पाथ फॉर अदर राइटर्स. एंड अलेक्जेंडर पोप, ही सेड दैट in his preface to Pope's edition of Shakespeare, he said that it is a sort of injury to call them by so distant a name as copies of nature. I repeat again, he said that his characters are so much nature herself that it is a sort of injury. It is a sort of injury to call them by so distant name as copies of her. So remind copies of her. Okay. Next we have a Samuel Johnson. In Samuel Johnson, he said that he writes without moral purpose and is more careful to please than to instruct. Okay. And nature has exposed him narrower principles. He opens a mind. Okay. So here you remember KGF. He opens a mine which contains a gold and diamonds. But KGF का क्या हुआ, लास्ट में डूब गई. तो वैसे ही बट ही सेज दैट इज मिंगल्ड विद अ मास ऑफ मीनर मिनरल्स. लेकिन उसका गोल्ड का था, वो लेके डूब गया सबको अपने आप. ये भी अपने साथ सबको लेके, मतलब अपने सारे वर्ड्स को लेके डूबा, लेकिन लोग याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव अ चार्ल्स लैम. चार्ल्स लैम सेड दैट आई ऑब्जर्व्ड हिज लाइफ. आई फील दैट he used those cheap and everyday characters. थॉमस डी क्विंसे. चार्ल्स लैम के बारे में याद रखना. चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने साथ में, चार्ल्स में और उसकी सिस्टर ने जो है अ टेल्स ऑफ शेक्सपियर लिखा है. ठीक है, तो याद रखिएगा टेल्स ऑफ शेक्सपियर, बच्चों कहानी के रूप में लिखा है उसने. ठीक है. ओके. सो थॉमस डी क्विंसी जो अपने वर्क ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ में लिखा है कि ओ माइटी पोइट, दाई वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर्स मैन. ओके, दाई वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन सिंपली एंड मेयरली ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, बट आर आल्सो लाइक द फेनोमेना ऑफ नेचर. ओके. थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि इन इस बुक ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री. देखिए, आपको ये बुक के नाम भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा. बुक के नाम और थॉमस डी क्विंसी का ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. ओके. सो सम अदर इंपॉर्टेंट बुक्स आर हियर. सो थॉमस कार्लाइल का ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री. इन हिज ही सेज दैट यस, हाँ, दिस शेक्सपियर इज आवर्स. वी प्रोड्यूस्ड हिम, वी स्पीक एंड थिंक ऑफ हिम, वी आर टू वन ब्लड एंड काइंड विथ हिम. ओके. And T.S. Eliot, most important biographer, critics, poets, okay, modernist. He says that George Bernard Shaw was wrong. All plays of Shakespeare was truly primitive. Okay. He further says that Dante and Shakespeare divided the modern world between them. There is no third. Dante and Shakespeare ने ही केवल मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया, इसके बाद तीसरा कोई है नहीं. और अपने हेमलेट एंड प्रॉब्लम में, द सेक्रेड वुड, एसे ऑन पोएटिक क्रिटिसिज्म में, वो शेक्सपियर के बारे में कहता है कि वी मस्ट सिंपली एडमिट दैट हियर शेक्सपियर टैकल्ड अ प्रॉब्लम विच प्रूव्ड टू मच फॉर हिम. ठीक. ही सेड दैट वी मस्ट सिंपली एडमिट दैट हियर शेक्सपियर ही टैकल्ड अ प्रॉब्लम विच प्रूव्ड टू मच फॉर हिम. हेनरी कैप्सन कहता है
कि शेक्सपियर इज़ ऑब्सोलीट, मीन्स शेक्सपियर का अब कोई यूज़ नहीं, शेक्सपियर अब यूज़ में नहीं है। ओके, थॉमस कार्लाइल कहता है अपने सॉर्टरेस आर्टस में कि ही इज़ नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नेवर बी डिस्ट्रक्टेड। हेरोल्ड ब्लूम कहता है कि लार्जर दैन प्लेटो, and then Saint Augustine. Okay, Saint Augustine, he encloses us. He मतलब here he prefer to Shakespeare. Okay, Shakespeare is the canon. Okay, he sets the standard and the limits of literature. So here he also refers Shakespeare. Okay, he also Shakespeare. W.H. Auden says that he means Shakespeare never takes him too seriously. D.H. Lawrence says in his poems, When I Read Shakespeare, the poem When I Read Shakespeare, written by D.H. Lawrence, in which he said that when I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. Okay, so it's all about Shakespeare's criticism given by critics. Okay, we have discussed his life journey, and his biography is married, and then we talk about criticism of Shakespeare. We discussed Ben Jonson's criticism of Shakespeare, John Milton, Dryden, Pepys, John Dryden, okay, Carlyle, Reimer, Edison, Pope. So lots of things we have discussed. Okay, so this is the first video of Bye Bye Shakespeare. फॉर द मैं सोच रहा हूँ कि जो है इसमें आप उसके जो है ट्रेजिडी को फिर कॉमेडी को ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बोलिए बाय बाय।